हेलो बच्चों, आज क्लास 11th फिजिक्स के 4th चैप्टर मोशन इन अ प्लेन का 16th लेक्चर है। लेक्चर का नंबर 4.16 और आज आप पढ़ेंगे आज छोटी छोटी सी डेफिनेशंस जो इस चैप्टर में भी यूज़ होंगी और आगे आने वाले चैप्टर में भी यूज़ होंगी। बहुत आसान सी डेफिनेशंस हैं, बेसिक सी चीज़ें हैं। पहली डेफिनेशन है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगल की फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट। इससे पहले मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में आपने पढ़ा लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वो कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करता है। यहां पर हम बात करेंगे रोटेशनल मोशन की। किसी ऑर्बिट में कोई ऑब्जेक्ट या पार्टिकल घूम रहा है तो उसकी बात करें, उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगल की फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। बहुत आसान सा टॉपिक है। ये हमारा हो गया सर्कुलर ऑर्बिट, एक पार्टिकल है जो चलता है, ए पॉइंट से स्टार्ट होता है बेटा और बी पर पहुंच जाता है। ए से बी तक जब वो पहुंचता है तो टाइम कितना लेता, टी। अभी तो इसमें टाइम की जरूरत नहीं है हमें। और ए से बी तक की लेंथ कितनी है अभी, एल। लेंथ कितनी है, एल। ये सेंटर हो गया। ओ से ए तक की जो लेंथ है यानी कि रेडियस जो हो गया वो आर हो गया, और ये एंगल जो हो गया वो हमारा हो गया थीटा। अभी इसको हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बाद में पड़ेगी तब ले। अब थीटा यही है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये थीटा जो होता है बराबर होता है आर्क, यानी कि जो ए बी है ये आर्क अपॉन रेडियस। तो हम इसको लिखेंगे थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर। ये इसी थीटा को हम क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगल की फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट। अगर हमने ये थीटा को डेल्टा थीटा लिख दिया इस तरीके से तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर लिख दो डेल्टा थीटा, एल अपॉन आर कर दो, हो गया काम। बात समझ आई, सिंपल। अब इसके बाद पढ़ेंगे नेक्स्ट एंगुलर वेलोसिटी। इससे पहले आप थर्ड चैप्टर में क्या पढ़ चुके हैं, लीनियर वेलोसिटी, यानी कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन में आपने क्या पढ़ा, लीनियर वेलोसिटी। उसका फॉर्मूला क्या होता था, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डेल्टा एक्स चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा टी चेंज इन टाइम। वी लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी मतलब स्ट्रेट लाइन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था उसकी वेलोसिटी। अब हमने इसकी क्या लिखा, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। यहां रोटेशन मोशन की बात आ गई। एंगल कितना कम, यहां पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट है तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, एंगल की फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट। तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा थीटा। ये क्या हो गया, एंगल की फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट। अब डेल्टा थीटा जब एंगल कंप्लीट करा तो पार्टिकल ने कितना टाइम लिया, डेल्टा टी। इसको आप डायग्राम से ऐसे समझ सकते हैं कि इस तरीके से एक पार्टिकल चलता है ए पॉइंट से बी पर, ए से बी गया, ए से बी जाने में टाइम या तो टी मान लो, और टी नहीं तो डेल्टा टी। और ए से बी तक गया तो ये जो एंगल हो गया कितना हो गया, डेल्टा थीटा। तो ओमेगा कितना हो गया, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। ए से बी जाने में टाइम लिया डेल्टा टी, एंगल कंप्लीट हुआ डेल्टा थीटा। अब इस वेलोसिटी से क्या बोले, एंगुलर वेलोसिटी, इसकी यूनिट क्या होगी, एंगल की होती है रेडियन। तो रेडियन का रेडी शॉर्ट में, टाइम की होती है सेकंड, सेकंड नीचे से ऊपर जाएगा तो s-1 रेडियन पर सेकंड। इतना क्लियर हुआ। अब इसमें क्या करना है, एक ये तो हमारा हो गया, ये हमारा हो गया एंगुलर, ये तो हो गया हमारा एंगुलर वेलोसिटी। अब हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, ओमेगा इक्वल्स टू, लिमिट लगाया, बात समझना, कुछ टेंशन वेंशन लेने की जरूरत नहीं है, समझ गए, घबराने की जरूरत नहीं। क्या आ गया, ये आ गया, वो आ गया, डेल्टा टी एरो लगा के लिखा, जीरो एरो लगा के हमने क्या लिखा, जीरो। अभी बता दो उसका मीनिंग क्या है, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी एरो लगा के जीरो का मतलब है डेल्टा टी टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो जाए, जीरो के बराबर नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि जीरो के बराबर होता तो मैं ऐसे लिखता डेल्टा टी इक्वल्स टू जीरो।
ऐसा मैंने लिखा नहीं, मैंने तो ऐसा लिखा। इसका मतलब टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो जाए। जब टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो जाता है, ये हमने लिमिट लगा दी, यानी कि ये कंडीशन अप्लाई कर दी, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अब इसका अगला स्टेप कैसे लिखेंगे, ओमेगा इक्वल्स टू, सब इस तामझाम को हटा देंगे, क्या लिखेंगे इसकी जगह, डी थीटा अपॉन डी टी। अब बात आती है, इसको तो हम बोल रहे थे एंगुलर वेलोसिटी, क्या इसको भी बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी, तो हम कहेंगे कतई नहीं। तो क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे हम इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, समझ आया। कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। ये फॉर्मूला था, उसको लिखा, बस लिमिट लगा दी, एक कंडीशन लगा दी, टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो जाए। जब ये लिमिट लगा दी तो ये डेल्टा अल्टा सब गायब, और उसकी जगह लिखना है डी थीटा ओवर डी टी। अब देखो इसका मीनिंग क्या होता है, देखो ये जो डी थीटा है ना, यहाँ पर डेल्टा थीटा, तो मेरे को नहीं पता ये डी थीटा कितना है, मुझे ये भी नहीं पता डेल्टा थीटा कितना, लेकिन ये बात समझना है, डी थीटा लिखा मैंने, डेल्टा थीटा लिखा, मुझे ये पता है कि ये डी थीटा इससे कम होगा, क्योंकि ये बहुत छोटे एंगल के लिए यूज होता है। ये कितना भी छोटा हो, पर ये हमेशा उससे छोटा होगा। ऐसे ही आप समझें डी टी और यहाँ डेल्टा टी, तो ये जो टाइम इंटरवल होगा ये इससे हमेशा छोटा होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। यूनिट में कोई चेंज है, यूनिट हमारा यही रहेगा, समझ आया। ऐसा नहीं कि यूनिट ही चेंज हो जाएगा, तो यूनिट हमारा यही रहेगा। इतना क्लियर हुआ। अब एक चीज और समझ लेना है, कभी कभी क्या करते हैं, सिंबल फॉर्म में कैसे लिख लेते हैं, ऐसे ओमेगा, ओमेगा इक्वल्स टू थीटा अपॉन टी, इसको ऐसे भी लिख लेते हैं, ओमेगा इक्वल्स टू थीटा अपॉन टी, ठीक। अब थोड़ा सा देखो, ये अगले वाले टाइम पीरियड और ये इसमें ही आ जाएंगे, थोड़ा समझना है। अब ये ओमेगा इक्वल्स टू थीटा अपॉन टी लिख दिया। अब एक चीज समझना है, अगर कोई पार्टिकल ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट में, चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज घूमे या क्लॉकवाइज घूमे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मान लो एंटी क्लॉकवाइज घूमता, ए से चलकर पूरा घूम के फिर ए पर आ जाता है, ए से चलकर ऐसे घूमा, ए पर आ गया, एंगल कितना कंप्लीट करा, पूरा 360। 360 को कितना लिखते हैं, 2 पाई। 2 पाई का मतलब 2 पाई रेडियन किसके बराबर था, 360 डिग्री। 2 पाई रेडियन इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो पूरा चक्कर लगाए पार्टिकल ने, तो एंगल कितना कंप्लीट करे, 2 पाई। तो हमने यहाँ लिखा ओमेगा का पूरा चक्कर लगा लिया, तो थीटा की जगह क्या आ गया, 2 पाई। समझ में आया मेरे भाई, एंगल कितना हुआ, 2 पाई डिवाइडेड बाई, अब पूरा एक चक्कर कंप्लीट कर लिया, उसमें जो टोटल टाइम लिया उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल टी, उससे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल टी। अब एक फॉर्मूला हमारा ये बन गया, समझना, ठीक है। अब ये बन गया, अगर मैं इस टी को यहां ले आऊं, यानी कि मैं ओमेगा के प्लेस पे लिख दूं टी, और इसको लिखूं 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो ये हमारा फॉर्मूला किसका बन गया, ये हमारा बन गया टाइम पीरियड का फॉर्मूला। किसका बन गया, टाइम पीरियड का फॉर्मूला। समझ आया, बहुत आसान है, इसको रब कर देते हैं। टाइम पीरियड का फॉर्मूला बन गया, साफ हो जा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। टेंशन नहीं लेने का यार, डरना थोड़ी है किसी से नहीं डरना। अब क्या करना है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अपॉन ओमेगा। अगर इसकी यूनिट कहेंगे तो वही, अब टाइम है तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, सेकंड हो जाएगी, सिंपल है। टाइम में यूनिट क्या हो जाएगी, सेकंड हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, नेक्स्ट देखो, इसी में थोड़ा सा चेंज, इसी में थोड़ा चेंज। यहां पर मैंने क्या करा, इस फॉर्मूले में ओमेगा को एज इट इज लिखा 2 पाई, 2 पाई लिख दिया, और इस अपॉन में जो टी है उसको लिखा इंटू 1 अपॉन टी, इंटू 1 अपॉन टी,
बात तो वही है, रहा तो डिनोमिनेटर में। अब क्या हुआ, 2 पाई 1/t किसके बराबर हो गया, फ्रीक्वेंसी के बराबर। 1 टाइम पीरियड किसके बराबर होता है, फ्रीक्वेंसी के। तो ओमेगा, यानी कि फ्रीक्वेंसी को जब भी 2 पाई से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको, एंगुलर वेलोसिटी। क्या मिलेगा आपको, एंगुलर वेलोसिटी। अब इस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू कितना होगा, ओमेगा अपॉन 2 पाई। ये भी एक फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो गया, समझ आया। फ्रीक्वेंसी का एक और फॉर्मूला आपने पढ़ा है, फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होता है, 1 टाइम पीरियड। ये भी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है, 1 टाइम पीरियड। बात समझ में आया। तो ये हो या ये हो, फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज। और यूनिट क्या होती है, पर सेकेंड। और करके लिख दे रहे हैं, क्या लिख दे, पर सेकेंड, यानी कि सेकेंड की पावर -1। और क्या लिख सकते हैं, सीपीएस, इसको हटा दो कंफ्यूजन होगा, सीपीएस साइकिल पर सेकेंड। और क्या लिख सकते हैं, आरपीएस रोटेशन पर सेकेंड। ये चारों के चारों फ्रीक्वेंसी का यूनिट है, हर्ट्ज भी पर सेकेंड, सीपीएस साइकिल पर सेकेंड, रोटेशन पर सेकेंड। आप जब न्यूमेरिकल करेंगे तो वहां हो सकता है साइकिल पर मिनट दे दें, तो उसे आप कन्वर्ट कर लेना साइकिल पर सेकेंड में। रोटेशन पर मिनट दे दें, उसे कन्वर्ट कर लेना रोटेशन पर सेकेंड। तो ये आपका हो गया फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला, उसकी यूनिट। समझ आया। अब इसके बाद हमारा क्या रहेगा, हमारा एंगुलर वेलोसिटी चल रहा था, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। अब इसके बाद पढ़ेंगे एक्सेलरेशन। क्या क्या देखेंगे, एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन की अगर बात करें तो 3rd चैप्टर में मोशन इन स्ट्रेट लाइन में भी पढ़ा है एक्सेलरेशन, लेकिन वहां अब फिर एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। तो देखो बच्चों, वो जो एक्सेलरेशन आपने पढ़ा, समझना, वो था लीनियर एक्सेलरेशन। ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जा रहा था, फॉर्मूला क्या था, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, ये था। अब इस एक्सेलरेशन ए के प्लेस में क्या लिखेंगे, अल्फा। ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये किसके बराबर होगा, एंगुलर वेलोसिटी। जैसे देखो लीनियर एक्सेलरेशन किसके बराबर है, लीनियर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ऐसे ही एंगुलर एक्सेलरेशन किसके बराबर है, एंगुलर वेलोसिटी यानी कि डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी के बराबर। अब इसकी अगर हम यूनिट की बात करें तो डेल्टा ओमेगा किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा रेडियन पर सेकंड होता है, और नीचे एक सेकंड हो गया। जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको याद होगा एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती थी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसकी क्या हो गई, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। समझ आया। अब ये हो गया। अब इसमें भी वही करना है जो हमने यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी वाले में करा था। हम इसमें लिमिट लगाएंगे, अल्फा इक्वल टू लिमिट लगाया, डेल्टा टी लिखा, एरो लगा के 0, इक्वल टू लगा के 0 नहीं, एरो लगा के इसको क्या बोले, डेल्टा टू टी टेंड्स टू 0 और अप्रोचेस टू 0। यानी कि टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो जाए तो क्या होगा, तो होगा ये जो हमने लिमिट लगा दिया तो डेल्टा ओमेगा, ये डेल्टा वेल्टा सब साफ, सारा तामझाम साफ करके क्या लिख देना है हमें, सिंपली लिख देना है डी ओमेगा ओवर डी टी। और इसको क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। बात समझे। इसको हमें इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं बोलते, तो सिंपल एक्सेलरेशन बोलते हैं हम। इसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। यूनिट सेम रहेगा, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। तो इतना समझ में आया। तो बच्चों अब आप समझिए टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन। ये क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है। फॉर्मूला तो मैंने आपको बता ही दिया, जो अभी हमने फॉर्मूला लिखा था
ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन टी, और इससे टी लेफ्ट में चला जाएगा तो टी इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो गया। और दूसरा जो है हम बोल सकते हैं कि टाइम पीरियड जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है किसके, फ्रीक्वेंसी की, यानी कि टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। ठीक, ये तो हो गया। ये तो फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। अब हम फॉर्मूले की बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन को समझेंगे। टाइम पीरियड देखो, पहले इससे आपको क्या करना है, आपको 4 टर्म समझनी है। 4 टर्म क्या समझनी है? रोटेशन क्या होता है? रोटेशन अर्थ अपने एक्सिस पर जो चक्कर लगा रहा है वो रोटेशन है। तो एक रोटेशन में अर्थ कितना टाइम लेता है? 24 आवर, 24 घंटे में वो एक चक्कर लगा लेता है। फिर हम बात करते हैं रेवोल्यूशन, अर्थ सन के चारों तरफ जो घूम रहा है 365.25 डेज, इतना समय लेता है। अब डेज को हम आवर में, फिर मिनट में, सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये टाइम बता। तो वो क्या हो गया? रेवोल्यूशन का टाइम। अब बात करते हैं ऑसिलेशन। ऑसिलेशन का पेंडुलम है, आपने यहां से छोड़ा, यहां से छोड़ा, ये यहां गया और यहां आया, ये एक ऑसिलेशन हो गया। इसमें ये जो टाइम लेगा वो इसका टाइम पीरियड। वाइब्रेशन क्या होता है? वाइब्रेशन अगर यही पेंडुलम में से थोड़ा सा राइट, थोड़ा सा लेफ्ट ऐसे करने लगे, मान लो घड़ी में पेंडुलम लगा था, ऐसे ऑसिलेट करता था, बच्चे ने गेंद मार दिया, तो घड़ी में फॉल्ट हो गया, खराब हो गया। वो पेंडुलम ऐसे कर रहा है, अरे तो पहले तो यार ऑसिलेट कर रहा था तो वाइब्रेट कर रहा है, ये थोड़ा सा मीन पोजीशन, थोड़ा सा राइट, थोड़ा सा लेफ्ट, इस तरीके से। तो वो उसमें भी वही चीज़ है कि एक वाइब्रेशन में कितना टाइम लेगा, यहाँ से गया, यहाँ गया और फिर यहीं आ गया। बिल्कुल ऑसिलेशन जैसे समझना है कि ऑसिलेशन में यहाँ से जाता था, यहाँ पहुँचा और फिर यहाँ आ गया, एक ऑसिलेशन कंप्लीट। तो हम बोलते हैं टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन रोटेशन, वन रेवोल्यूशन, वन वाइब्रेशन और वन ऑसिलेशन। ऐसा इन चारों में से कुछ भी एक लिख सकते हैं। जैसा टॉपिक होता है नॉर्मली लिख देते हैं, उसी के अकॉर्डिंग। ग्रेविटेशन का चल रहा है तो रोटेशन या रेवोल्यूशन लिख देते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन चल रहा होगा तो हम ऑसिलेशन लिख देते हैं। तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में कोई भी ऑब्जेक्ट कितना टाइम लेता है, वो हमारा क्या कहलाता है? टाइम पीरियड। समझ आए? अब बात आती है फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी क्या है? 1 सेकंड में कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी पार्टिकल कितने रोटेशन कंप्लीट करता है, या कितने रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, या कितने ऑसिलेशन कंप्लीट करता है, या कितने वाइब्रेशन कंप्लीट करता है, वो क्या कहलाता है? फ्रीक्वेंसी। 1 सेकंड में कोई भी पार्टिकल कितने रोटेशन या कितने रेवोल्यूशन, मैंने चारों पॉइंट बता दिए, 4 चीजें बताई, रोटेशन, रेवोल्यूशन, वाइब्रेशन और ऑसिलेशन। तो 1 सेकंड में कितने कर रहा है वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। अगर वो ज्यादा ऑसिलेशन कंप्लीट करता है पर सेकंड, जैसे 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक ए और बी, ए जो है 1 सेकंड में 50 ऑसिलेशन कंप्लीट करता है, बी 70 ऑसिलेशन कंप्लीट करता है, तो हम बोलेंगे बी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो 1 सेकंड में कोई पार्टिकल कितने ऑसिलेशन या कितने रेवोल्यूशन, रोटेशन, वाइब्रेशन कंप्लीट करता है, उसमें से कुछ भी एक लिख सकते हैं, वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल लगे रहो दम के साथ, घबराने की जरूरत नहीं। कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं उस पर एक लेक्चर बना दूंगा। हर टॉपिक बच्चों अपने में बहुत ब्रॉड होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं और आपको उसमें किसी चीज़ में भी डाउट हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं उनमें आपको डाउट हो सकता है, तो जिस भी टॉपिक में आपको डाउट लगे आप कमेंट बॉक्स में क्लियर करके मुझे बताएं, मैं उसी टॉपिक पर एक लेक्चर बना दूंगा और वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, कोशिश करते रहें। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, मेहनत कभी बेकार नहीं होती। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।